हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर 14 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 14 मॉडल पेपर है जो डॉक्टर रंजीत सर से की बुक से है। ओके, अगर आपने अभी पिछला मॉडल पेपर नहीं चेक किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। ये डॉक्टर रंजीत सर की बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेज वर बैंड। यहाँ पे कह रहा है किस सेंचुरी में मिरेकल प्लेज को बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। मिड 15th कि मिड 16th कि मिड 17 या मिड 18th। तो किस सेंचुरी में मिरेकल प्लेज को बैन लगा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, मिड 16 सेंचुरी में। जब किसकी मोनार्की आ गई थी। अच्छा, मिरेकल प्लेज को बैन किसने लगाया था, हेनरी 8 ने लगाया था। जब हेनरी 8 की मोनार्की आ गई थी 16 सेंचुरी में, उसके पहले ही आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, चर्च को ही बंद करवा दिया। जब चर्च ही बंद हो गया तो चर्च में ही तो मिरेकल प्लेज होते थे, तो मिरेकल प्लेज भी उन्होंने क्या कर दिया था, बैन करवा दिया था। किसने, हेनरी 8 ने, जब उसकी मोनार्की आ गई थी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिड 16 सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं, द मोरालिटी प्लेज इज अ डैश प्ले। मोरालिटी प्लेज किस प्रकार का प्ले है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिडीवल प्ले है। जो आपकी मोरालिटी प्लेज है वो किस प्रकार के प्लेज होते थे, वो एक मिडीवल प्लेज है। मिडीवल मीन्स क्या होता है, मध्यकालीन। क्या होता है, मध्यकालीन या फिर पुराना प्ले है या मध्यकालीन प्ले है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, थोड़ा ब्लर है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज का दूसरा नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, इंटरल्यूड्स। मोरालिटी प्लेज का दूसरा नाम क्या है, इंटरल्यूड्स। इसको इंटरल्यूड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरालिटी प्लेज। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस टाइप के प्रकार, किस प्रकार के प्लेज मोरालिटी प्लेज होते थे। मतलब किस टाइप के प्लेज मोरालिटी प्लेज होते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलिगरी होते थे। जो मोरालिटी प्लेज होते थे वो एलिगरी टाइप के होते थे। ओके, नेक्स्ट, इन मोरालिटी प्लेज द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड। मोरालिटी प्लेज में जो हीरो है वो किससे पर्सोनिफाइड होता था, मतलब किससे मिलता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यूज से भी और वर्चुअस से भी। मतलब व्यूज और वर्चुअस, जो विचार थे और जो गुण थे, मोरालिटी प्लेज का हीरो उससे मिलता था, पर्सोनिफाइड होता था। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच पीरियड द मोरालिटी प्लेज वर डेवलप्ड। किस पीरियड में मोरालिटी प्लेज विकसित किए गए थे। तो किस पीरियड में किए गए थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिडीवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में किए गए थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज के पीछे मतलब क्या पर्पस था। जब मोरालिटी प्लेज किए जाते थे तो उनका पर्पस क्या रहता था, उनके पीछे का पर्पस क्या रहता था, उद्देश्य क्या रहता था। एडुकेट करना कि इंटरटेन करना, कि एडुकेटेड विद इंटरटेन, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, दोनों था। एडुकेटेड विद इंटरटेन मतलब मनोरंजन के साथ शिक्षित भी करना था, इसीलिए मोरालिटी प्लेज का ये उद्देश्य था, इसीलिए ये प्लेज होते थे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मोरालिटी प्लेज है इसको डेवलप्ड किसने किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन फ्रायर्स। इन्होंने ही किया था मोरालिटी प्लेज को डेवलप। किसने किया था, क्रिश्चियन फ्रायर ने किया था। नेक्स्ट,
विकसित किया था उन्होंने। इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मोरालिटी प्लेज से ही है। किस सेंचुरी में मोरालिटी प्लेज को विकसित किया गया? अभी तक पूछा था क्वेश्चन किसने किया था, तो फ्रायर ने किया था। अब पूछ रहा है कि मोरालिटी प्लेज जो है वो किस सेंचुरी में डेवलप्ड हुए थे, मतलब विकसित किए गए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13th सेंचुरी में। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13th सेंचुरी में। नेक्स्ट, डॉक्टर रंजीत सर की बुक में हम ये नहीं कहते कि मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक्स है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है। मिलियन माइंड्स में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन उसको माइंड मत करिएगा। हम जो पढ़ाते हैं ना, तो पूरे बुक को करेक्शन करके ही पढ़ाते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक्स है कहीं, हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा मिस हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर रंजीत सर में ज़्यादा उतना मिस्टेक्स नहीं है, हाँ कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं, चाहे वो ग्रामर के हो गए, लिटरेचर के तो नहीं होते, लेकिन ग्रामर के ज़्यादातर होते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी स्टेप्स इन थीम्स वर यूज्ड इन मोरालिटी प्लेज? यहाँ पे कह रहा है कि थीम में कितने स्टेप को यूज किया जाता है मोरालिटी प्लेज, मतलब मोरालिटी प्लेज में थीम में, जो मोरालिटी प्लेज की जो थीम होती है उसमें कितने स्टेप्स का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा हमारा? सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 4। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेननेस टू ब्यूटी? किसने कहा है रोमांटिसिज्म एन एडिशन ऑफ स्ट्रेननेस टू ब्यूटी? ये स्टेटमेंट किसका है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, वॉल्टर पेटर का है। ये किसने कहा था? वॉल्टर पेटर ने कहा था। आगे मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हु क्वाइंड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? इस फ्रेज को, इस मुहावरे को, कौन सा मुहावरा है, कौन सा फ्रेज है? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। इसको किसने क्वाइन किया है, किसने लाया इस फ्रेज को? तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्टर ह्यूगो ने लाया है इस फ्रेज को। किसने क्वाइन किया है? विक्टर ह्यूगो ने किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलनकली इज एसोसिएट विद। ये जो फ्रेज है आपका सेंटिमेंटल मेलनकली, इससे एसोसिएट कौन है, कौन राइटर जुड़ा हुआ है इससे? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, थॉमस ग्रे। जब भी बात सेंटिमेंटल मेलनकली की आएगी तो हम कौन से राइटर पे जाएंगे? थॉमस ग्रे को, यही एसोसिएट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएट विद। यहाँ पे ये जो फ्रेज है इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, इससे कौन सा राइटर एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिचर्डसन। ये जुड़े हुए हैं किससे? इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन से। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? हु सेड रोमांटिसिज्म इज प्राइसली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। ये किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बॉडलेयर का। ये किसका स्टेटमेंट है? चार्ल्स बॉडलेयर का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएट विद। वेवरली नॉवेल से कौन सा राइटर एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा, वॉल्टर स्कॉट जाने जाते हैं वेवरली नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं वॉल्टर स्कॉट। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ गए हैं। स्वीट थेम्स, ये डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है किसको? स्वीट थेम्स। थेम्स एक नदी का नाम है, तो डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? एड्रेस। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो डायरेक्ट चीज़ों को एड्रेस करता हो? तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपका एपिस्ट्रॉफी होता है, जो डायरेक्ट चीज़ों को, डेड पर्सन को क्या करता है? एड्रेस करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो एपिस्ट्रॉफी आ गया है,
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो जी बुक में तो डी में ही दिया है, खैर एपिस्ट्रॉफी है। मतलब ये जो आपका सेंटेंस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये एक एपिस्ट्रॉफी है। ओके, तो करेक्ट आंसर या तो डी लगा लो या तो ए, तो हम ए की तरफ ही चलेंगे, या तो डी लगा लो आप, नहीं तो कहेंगे मैम बुक में डी दिया आप ए क्यों बताई हैं, तो हम डी पे ही चलेंगे। ओके, एपिस्ट्रॉफी, क्योंकि दोनों जगह एपिस्ट्रॉफी लिखा ही है। आगे बढ़ते हैं। एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पल्स मस्ट डाइव बिलो। यहाँ पे क्या कह रहा, यहाँ पे आपका लाइक है, तो जो हमारा जब लाइक और एज से कंपैरिजन होते हैं, लाइक और एज से, तो सिमली करता है। सिमली क्या करता है, जो सिमली आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या करता है, दो चीज़ों में, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना करता है, तो लाइक और एज लगा के करता है। और मेटाफर क्या करता है, वही चीज़ को डायरेक्ट बोल देता है, लाइक और एज नहीं लगाता, वो भी तुलना ही करता है लेकिन लाइक और एज लगा के नहीं करता है। तो यहाँ पे लाइक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पे, जब भी कभी लाइक आता ना तो हम चले जाते हैं सिमली की तरफ ही जाते हैं ज़्यादातर। हम ये नहीं कहते कि हर जगह लाइक आने वाला या एज आने वाला आपका सिमली ही होगा। ओके, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, किससे, स्ट्रॉ से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिमली। ओके, नेक्स्ट, दे स्पीक लाइक सेंट एंड एक्ट लाइक डेविल्स। वे सेंट की तरह बोलते हैं और एक्ट कैसे करते हैं, डेविल्स की तरह। सेंट मीन्स क्या होता है, संत, वे संत की तरह बोलते हैं, और डेविल्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है, डेविल्स राक्षस या शैतान, और शैतान की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह सेंट की बात किया है, एक जगह डेविल की बात किया है, दो ऑपोजिट है, यहाँ पे दो आइडियाज़ क्या है, अपोजिट हैं, कंट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे को, विरोधाभास कर रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा, एंटीथेसिस। अब देखो यहाँ पे भी लाइक लगा है, तो कुछ बच्चे चले जाएंगे सिमली की तरफ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है, संत और डेविल्स की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। यूथ क्या है, फुल ऑफ प्लेजर है, और एज क्या है, फुल ऑफ केयर है, प्लेजर एंड केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच आपका, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे से, टू अपोजिट आइडियाज हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस। ओके, नेक्स्ट, हेल स्माइलिंग मॉर्न। यहाँ पे जो स्माइलिंग मॉर्न है, इसको क्या कर रहा है, हेल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो ये डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। यहाँ पे आपका इसका मार्क भी है एक्सक्लेमेशन का, तो डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पे, सी, एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन रुथ। रुथ किसने लिखा है, तो रुथ किसका ये वर्क है, किसकी पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। इसका सबटाइटल क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। क्या इसका सबटाइटल, इसका सबटाइटल जरूर याद कर लीजिएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इसका सबटाइटल है रुथ का, और ये किसका वर्क है, मतलब पोयम किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनें आई हैं, ये आपकी लाइनें कहाँ से आई हैं, मतलब कहाँ से ली गई ये लाइनें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टेबल टर्न की लाइनें हैं। कहाँ से ली गई हैं, टेबल टर्न की लाइन है, जो कब पब्लिश हुआ था, 1807 में पब्लिश हुआ था। टिंटन अबे कब आया था, 1798 में आया था। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये आपका कब पब्लिश हुआ था, ओड टू ड्यूटी, ये आपका 1805 में आया था, और 1807 में पब्लिश हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेबल टर्न। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर बेल। पीटर बेल किसने लिखा था, निम्नलिखित में से किसने पीटर बेल को लिखा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। जब बात पीटर बेल की आ जाएगी
तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ जाएंगे। और जब बात पीटर बेल द थर्ड किसने लिखा था, तो पीबी शैली ने लिखा था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2-3 ऐसे वर्क हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो पीटर बेल जब आए तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीटर बेल द थर्ड आए तो पीबी शैली। और जैसे टू मिल्टन आ रहा है तो विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन ओनली आ रहा है तो विलियम ब्लेक। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में जो आत्मा है उसके विचारों पर अपना विचार व्यक्त किया है, आत्मा पर। मतलब वर्ड्सवर्थ ने किस कविता में जो सोल है, सोल पर अपने विचारों को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, ओड ऑन द ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसमें उन्होंने किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ के ट्रेवल पोएम से बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यही आपका ट्रेवल पोएम से बिलोंग करता है। ये कब आया था, ये पब्लिश कब हुआ था, 1793 में, फेब के मंथ में। ओके, नेक्स्ट, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेट्स किसके साथ अपीयर होता है, तो लिरिकल बैलेट्स के लिए बस कुछ चीज़ें याद रखिए। लिरिकल बैलेट्स कब आई थी, 1798 में आया था। कब आया था, 1798 में आया था। और फिर लिरिकल बैलेट्स में कितने पोएम्स थी, 23 थी, जिसमें 90 पोएम वर्ड्सवर्थ के थे, 4 पोएम्स कॉलरिज के थे। पहली पोएम कौन सी थी, कॉलरिज की थी, द एनिशियन मैरिनर, और लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, टिंटन एबे। ये इतना हो गया। लिरिकल बैलेट्स कितने में, मतलब कितने एडिशन में आया था, तो फर्स्ट एडिशन उसका कब था, 1798। सेकेंड एडिशन कब था, 1800। थर्ड एडिशन कब था, 1802। एंड फोर्थ एडिशन कब था, 1805। तो ये आपका एडिशन भी याद करके रखिए। और फिर इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस कब जुड़ा था, तो आपका 1800 में जुड़ा था। जो प्रीफेस था वो आपका 1800 में जुड़ा था। और पूछा जा सकता है कि अपेंडिक्स कब ऐड किया गया था, तो 1802 में। ओके, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको लिरिकल बैलेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें याद रखना, इतना तो याद रखना चाहिए हर बच्चे को, अगर वो टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें आपके वर्ड्सवर्थ हैं। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और एक चीज़ और पूछा जाएगा, 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स आया था तो उस पर किसी का नाम नहीं था, एनोनिमस था, ना ही कॉलरिज का नाम था, ना ही वर्ड्सवर्थ का नाम था। लेकिन जब 1800 में प्रीफेस आया, लिरिकल बैलेट्स विद प्रीफेस आया 1800 में, तब उसमें किसका नाम था, सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। तो इतना लिरिकल बैलेट्स के लिए आप लोग इतना तो नॉलेज रखना चाहिए। ओके, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, किसके साथ अपीयर होता था, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 90 पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द माइंड इज its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. The above lines are taken from, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, क्या कह रहा है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, जो मन है उसका अपना ही स्थान है। एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, और क्या कह रहा है कि और अपने आप में ही ये नर्क का स्वर्ग है, और आगे क्या कह रहा है, हिल ऑफ हेवन, और स्वर्ग का नर्क बना सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि मन क्या है, मन अपने आप में ही एक प्लेस है, अपनी एक जगह है, जो अपने आप में ही वो स्वर्ग को क्या बना दे, हेवन को हेल बना दे, और हेल को हेवन बना दे। मतलब सोच में ही हमारे फ़र्क होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, मतलब क्या कह रहा है कि हेवन को हेल बना दे और हेल को हेवन बना दे, ये हमारा दिमाग ही है। तो ये चीज़ बात बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये सैटर्न बोल रहा है। ये जो स्पीच है ना, ये सैटर्न की है, और किसमें है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है ये, और इसका स्पीकर कौन है, सैटर्न।
नेक्स्ट, आगे कह रहा है टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। मैं समझाना चाहूँगी इस लाइनों को क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं ये पैराडाइज लॉस्ट की, शैटन की। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, क्या कह रहा है कि राज करने के लिए, राज्य रेन करने के लिए, राज्य करने के लिए नर्क में जो महत्वाकांक्षा के लायक हो। आगे क्या कह रहा है, बेटर टू रेन इन हेल, स्वर्ग में सेवा करने की बजाय देन सर्व इन हेवन, क्या कह रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने की बजाय नर्क में शासन करना बेहतर है। बेटर टू रेन इन हेल, नर्क में शासन करना बेहतर है। ये कौन कहता है, सैटर्न कह रहा है कि हम स्वर्ग में जब रहेंगे तो वहाँ पे हम सेवा करेंगे, किसकी, गॉड की करेंगे, लेकिन जब हम हेल में आ जाएंगे तो मैं खुद ही किंग बन जाऊंगा। तो कहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि मैं नर्क का क्या बनूं, नर्क में शासन करूं, राजा बनूं। तो ये भी आपका सैटर्न ही बोलता है, सैटर्न का ही स्पीच है। और किस प्ले का है, पैराडाइज लॉस्ट का है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ये भी शैटन ही बोलता है। ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकॉन्क्यूरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर एल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल इज नॉट लॉस्ट मतलब सब कुछ नहीं खोया है, द अनकॉन्क्यूरेबल विल, आगे क्या कह रहा है, जो अजय इच्छा है, जो कभी ना हारने वाली हमारी इच्छा है। कॉन्क्वेरेबल मीन्स क्या होता है, हारना, अन लग गया मतलब अजय, जो कभी ना हारने वाली हमारी इच्छा है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और कह रहा है जो रिवेंज का जो अध्ययन है, मतलब प्रतिशोध का जो अध्ययन है। इमॉर्टल हेट, अमर, इमॉर्टल मीन्स क्या होता है, अमर, अमर जो घृणा है। एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर एल्ड, और कभी ना झुकना या झुकने का जो साहस है हमारे अंदर, यही हमको आगे बढ़ने देगा। ये कौन बोल रहा है, सैटर्न बोल रहा है। किससे बोला, अपने फॉलोवर से बोल रहा है। ओके, तो इतनी अच्छी लाइन ये बोला है, ये इसका भी स्पीकर कौन है, सैटर्न ही है। तो ये किस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे ये इसलिए बोला था ये सारी चीज़ें क्योंकि जब गॉड से उसकी लड़ाई हुई थी तो वो हार गया था। गॉड ने उसको क्या किया, उसके फॉलोवर को क्या कर दिया, हेल में भेज दिया। लेकिन वो हार नहीं माना। उसके जो साथी थे ना, वो कह रहे थे कि अब हम क्या करें, कैसे गॉड से लड़ाई करें। शैतान इतना सब कुछ लड़ने के बाद उसको हेल में भेज दिया गया, उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहा है। ये हार ना मानने के बाद वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है, जो इतनी लंबी चौड़ी लाइन है वो बोल रहा है यही कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे अंदर एक क्या है, एक अजय इच्छा है जो कभी ना मरने वाली है। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है अपने फॉलोअर से। मतलब हार नहीं माना, मैं फिर से खड़ा हूँगा, फिर से एक मरतबा हम लड़ाई करेंगे, किससे, गॉड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लिबर्टी हैथ अ शार्प एंड डबल एज fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need। ये किसने कहा, who said? ये किसका स्टेटमेंट है, इसको भी समझ लेते हैं इसकी हिंदी। हालांकि हिंदी से लेना देना नहीं है आपको, तो बस इसको लर्न करना है। क्या कह रहा है कि फॉर लिबर्टी हैथ अ शार्प एंड डबल एज। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता या आज़ादी। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के लिए एक तेज और दोहरी धार, एक शार्प और डबल एज मतलब एक तेज और दोहरी धार। फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट, आगे क्या कह रहा है, जो केवल न्यायी और नेक लोगों द्वारा, जो केवल न्यायी, जस्ट एंड वर्चुअस मैन मतलब गुणी लोगों के द्वारा, जो केवल न्यायी और नेक लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, संभालने के लिए उपयुक्त है। फिट मीन्स क्या होता है, उपयुक्त। आगे कह रहा है दैट गुड मेन मे इंजॉय द फ्रीडम, ताकि अच्छे लोग उस आज़ादी का आनंद ले सकें, विच दे मेरिट, यहाँ पे वही बोल रहा है, ताकि अच्छे लोग उस फ्रीडम का आनंद ले सकें। एंड द बैड द कर्ब विच दे नीड, जिसके वे योग्य हैं, विच दे मेरिट यहाँ पे कह रहा है जिसके वे योग्य हैं। एंड द बैड द कर्ब विच दे नीड, और वह बुरा मतलब क्या कह रहा है कि एंड द बैड द कर्ब, और क्या कह रहा है कि और बुरा वह अंकुश जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
ऐसा किसने कहा हु सेड किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन ने कहा है। ये बातें किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन अवर विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल हु शुड। इसको किसने कहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रीली, यहाँ पे ये स्टेटमेंट किसने कहा? फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन अवर विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल हु सेड किसने कहा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉन मिल्टन साहब ने कहा है ये चीज़ें। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, आपको स्टेटमेंट याद करने से मतलब है, स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट किस प्रकार का वर्क है? तो क्या है ये? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्ड्स प्ले है। क्या है? वर्ड्स प्ले है। ये कब आया है? तो ये क्या है आपका? एक वर्ड्स प्ले है। ओके, आया कब है ये? 1671 में आया है ये प्ले। और इसके साथ एक और प्ले, एक और एपिक आया था, क्या? पैराडाइज रिगेन। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय। जो लाइफ ऑफ मिल्टन, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी गई है। तो लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, The world's fine place for those who go out to take it. There is lots of unknown stuff in it. At the above lines are taken from. ये कह रहा है ये लाइनें कहाँ से आई हैं? यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइनें कहाँ से आई हैं, कहाँ से ली गई हैं लाइनें। क्या कह रहा है? द वर्ल्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज। क्या कह रहा है? दुनिया उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है। हु गो आउट टू टेक इट, जो इसे लेने के लिए बाहर आते हैं। आगे क्या कह रहा है? देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट। आगे कह रहा है इसमें अभी भी बहुत सी अज्ञात चीज़ें हैं। इसमें अभी भी बहुत सी अज्ञात चीज़ें हैं। ये किसने कहा है? मतलब ये किस प्ले की लाइन है? क्या कह रहा है? दुनिया उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो इसे लेने के लिए बाहर आते हैं। इसमें अभी भी बहुत सी अज्ञात चीज़ें हैं। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द मैन ऑफ डिमोन की लाइन है। द मैन ऑफ डिमोन की लाइन है। नेक्स्ट, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन हिज लाइफ, in this life. They were so sure they had all eternity to do it in. Love could never come to full fruition till it was destroyed. The above lines are taken from. ये लाइनें कहाँ से आती हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है कि they did not stop to love each other in this life. उन्होंने इस जीवन में, क्या कह रहा है? उन्होंने इस जीवन में एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं किया। They did not stop to love. उन्होंने प्यार करना बंद नहीं किया each other, एक दूसरे से, इस जीवन में। आगे क्या कह रहा है? They were so sure. क्या कह रहा है? वे इतने निश्चित हैं। श्योर मीन्स क्या होता है? निश्चित। वे इतने निश्चित हैं। They had all eternity to do it in. क्या कह रहा है कि वे इतने निश्चित हैं कि उनके पास इसे करने के लिए अनंत काल था। आगे कह रहा है लव कुड नेवर कम टू फुल फ्यूरेशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। और जब तक, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? नष्ट। और जब तक ये नष्ट नहीं हो जाता तब तक प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये लाइनें किस में हैं? किस प्ले में है ये लाइनें? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेटर्निटी में है ये लाइनें। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? क्या कह रहा है? जस्टिस एक मशीन है, जो न्याय है वो एक मशीन है। When someone has once given it the starting push, जब किसी ने इसे एक बार शुरुआती में क्या कर दिया? स्टार्टिंग पुश कर दिया, मतलब शुरुआत में ही धक्का दे दिया। रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, मतलब तो वो खुद ही लुढ़क जाता है। ये लाइनें किस में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस में है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे?
हु, यहाँ पे क्या कर रहा है, हु अनसर्व्ड ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो दरबार था, दरबार में जो पोजीशन थी किसने ड्यूक सीनियर से छीन लिया था, उनका सब कुछ राजपाट किसने छीन लिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूक फ्रेडरिक। उन्हीं का भाई था ड्यूक फ्रेडरिक, जो सीलिया का फादर है, इन्होंने ही छीन लिया था। और इनको कहाँ भेज दिया था, ये कहाँ चले गए थे, जंगल में। आगे है, हु इज ड्यूक सीनियर्स डॉटर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोजालिन। रोजालिन किसकी बेटी रहती है, ड्यूक सीनियर की, और सीलिया किसकी बेटी रहती है, ड्यूक फ्रेडरिक की। नेक्स्ट, आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, चार्ल्स के अनुसार हु प्लान्स टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड एंटर अ रेसलिंग मैच एट द रॉयल कोर्ट। चार्ल्स के अनुसार जो खुद को छिपाने, डिस्गाइज मीन्स क्या होता है, छिपाना, जो खुद को छिपाने और रॉयल, और जो आपका रॉयल में कुश्ती मैच में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। चार्ल्स के अनुसार कौन खुद को छिपाने और रॉयल में कुश्ती मैच में प्रवेश करने का योजना बना रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, ऑरलैंडो। रॉयल किसके बारे में कहता है, ऑरलैंडो के बारे में कहता है कि वो अपने आप को छिपा तो रहा है और रॉयल कोर्ट में रेसलिंग मैच में आने के लिए योजना भी बना रहा है। नेक्स्ट, आगे कह रहा है यहाँ पे, अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच वॉज ऑरलैंडो बीक्वेथड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में क्या कह रहा है यहाँ पे, एज यू लाइक इट में अपने पिता के मृत्यु के बाद ऑरलैंडो को कितना वसीयत दी गई। हाउ मच वॉज ऑरलैंडो बीक्वेथड, मतलब पिता के मृत्यु के बाद, फादर की डेथ के बाद ऑरलैंडो को कितनी वसीयत दी गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1000 क्राउन्स। ओके, नेक्स्ट, आगे है, यहाँ पे क्या करा है देख लेते हैं। व्हाट डज सीलिया प्रॉमिस रोजालिन। सीलिया रोजालिन से क्या वादा करती है, शी विल डू अपॉन ड्यूक फ्रेडरिक्स डेथ। ड्यूक फ्रेडरिक के डेथ पर क्या करेगी, सीलिया ने रोजालिन से क्या वादा किया था कि वह ड्यूक फ्रेडरिक के डेथ पर क्या करेगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, गिव रोजालिन द थ्रोन। जो थ्रोन है, जो राजपाट है, वो किसको दे देगी, रोजालिन को दे देगी। ये सीलिया ने रोजालिन से वादा किया था। नेक्स्ट, वेन ऑरलैंडो एंड चार्ल्स रेशल एट द रॉयल कोर्ट विच मैन विंस। यहाँ पे कह रहा है जब ऑरलैंडो और चार्ल्स रॉयल कोर्ट में रेसलिंग कर रहे थे तो उसमें से कौन जीता था, ऑरलैंडो या चार्ल्स में से कौन जीता था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरलैंडो। ऑरलैंडो की जीत हुई थी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द रेसलिंग मैच ऑरलैंडो बिकम्स स्मिटन विद। क्या कह रहा है, रेसलिंग मैच के बाद ऑरलैंडो किसके साथ मंत्र मुग्ध हो गया था, मतलब मुग्ध हो गया था, किसको देख के मुग्ध हो गया था, रेसलिंग मैच के बाद किसको देख के क्या हो गया था, मुग्ध हो गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोजालिन के साथ क्या हो गया था, वो मुग्ध हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट, आगे कह रहा है, इमिडिएटली फॉलोइंग द रेसलिंग मैच व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डू दैट ग्रेटली अपसेट सीलिया। मतलब कुश्ती मैच के तुरंत बाद ड्यूक फ्रेडरिक ने ऐसा क्या कर दिया था कि सीलिया बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूक, मतलब रेसलिंग मैच के बाद ड्यूक फ्रेडरिक ने ऐसा क्या करते थे कि जो सीलिया थी वो परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बैनिस्ड रोजालिन। उन्होंने क्या कर दिया था, रोजालिन को बैनिश कर दिया था, इसलिए सीलिया परेशान हो गई थी, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, वेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट व्हाट डज रोजालिन डिस्गाइज हरसेल्फ। जब कोर्ट से भागने, जब कोर्ट से भागने का तैयार हुई थी, व्हाट डज रोजालिन डिस्गाइज हरसेल्फ। रोजालिन ने अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लिया था, अपने आप को कैसे छिपाया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ मैन। आदमी बन के उसने अपने आप को क्या कर लिया था, डिस्गाइज कर लिया था, जब वो कोर्ट से भागने वाली थी।
तो जब वो कोर्ट से भाग रही थी, मतलब सारा राजपाट दरबार छोड़ के वो भी जंगल की तरफ जा रही थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था, एक मैन का रूप धारण कर लिया था, तब निकली थी बाहर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द वुड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर के अनुसार वुड्स के द्वारा उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। ड्यूक सीनियर के अनुसार उसके, मतलब यहाँ पे कह रहा है वुड्स के द्वारा उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लब का प्रावधान नहीं था। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैक्स के अनुसार विच ड्यूक सीनियर असरपर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूक सीनियर, यहाँ पे कह रहा है जैक्स के अनुसार ड्यूक सीनियर आर्डन के जंगल को हड़पने वाला क्यों था, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन था उसको क्यों हड़पने वाला था जैक्स के अनुसार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, ही हंट्स एनिमल्स, क्योंकि वे जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। नेक्स्ट, आफ्टर सीलिया एंड रोजालिन गो मिसिंग whom does ड्यूक फ्रेडरिक सेंड टू फाइंड देम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीलिया और रोजालिन के लापता होने के बाद ड्यूक फ्रेडरिक उन्हें खोजने के लिए किसे भेजता है। सीलिया और रोजालिन के लापता होने के बाद, मिसिंग होने के बाद ड्यूक फ्रेडरिक उन्हें खोजने के लिए किसे भेजता है। तो किसे भेजता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओलिवर को भेजता है ना। ओलिवर कौन रहता है, ऑरलैंडो का भाई, उसे ही भेजता है। नेक्स्ट, व्हाट डज ओलिवर प्लान टू डू व्हेन ऑरलैंडो रिटर्न्स होम फ्रॉम द रेसलिंग मैच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट डज ओलिवर प्लान टू डू, ओलिवर ने क्या योजना बनाई थी, क्या करने की योजना बनाई थी व्हेन ऑरलैंडो रिटर्न्स होम फ्रॉम द रेसलिंग मैच, जब ऑरलैंडो रेसलिंग मैच से घर वापस आया था तब ओलिवर ने क्या योजना बनाई थी, क्या करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, बर्न वेयर ऑरलैंडो स्लीप्स। जब ये रेसलिंग मैच में चला गया था ऑरलैंडो खेलने के लिए, तो यहाँ पे ओलिवर जो उसका बड़ा भाई था वो क्या बहुत ज़्यादा हेट करता था उससे, शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा हेट करता था। तो वो सोचा था कि जब वो घर पे आएगा तो जहाँ भी वो सोएगा उसको क्या करेंगे, हम जला देंगे। तो ये वो योजना बनाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। When they arrive in the forest of Arden, where do रोजालिन एंड सीलिया स्टे। जब वे, किसकी बात कर रहा, रोजालिन और सीलिया की बात कर रहा, और टच स्टोन, उसके साथ टच स्टोन भी हो गया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जंगल में पहुंचे तो रोजालिन और सीलिया कहाँ रुके थे, जंगल में कहाँ वो रुके थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, कॉरिन्स मास्टर्स होल्डिंग। कॉरिन के मास्टर का जो होल्डिंग्स था, जो घर था, उसी में वे रुके थे। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन व्हाई डज ऑरलैंडो लीव एडम। जब वे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचे तो ऑरलैंडो ने एडम को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ देता है ऑरलैंडो, एडम को क्यों छोड़ देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, एडम नीड्स फूड, क्योंकि एडम को भूख लगी रहती है, भूख के लिए उसको छोड़ देता है और खुद चला जाता है खाना लाने उसी के लिए। एडम नीड्स फूड, क्योंकि एडम को फूड की ज़रूरत रहती है, भूखा रहता है वो। When Jax returns happily to Duke Senior camp, what does he say he would like to do? जब जैक्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब जैक्स ड्यूक के पास खुशी से लौटता है तो वह क्या कहता है कि वह क्या करना चाहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, बी अ फूल। क्या हो जाएगा, बी अ फूल, ये चीज़ वो कहता है। नेक्स्ट, When Orlando burst into Duke Senior camp with his sword drawn, what does Duke Senior do? जब ऑरलैंडो अपनी तलवार की धार के साथ गुस्से से ड्यूक सीनियर के कैंप पे पहुंचता है तो ड्यूक सीनियर क्या करता है, तब ड्यूक सीनियर क्या करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑफर्स ऑरलैंडो फूड। वे उनको, मतलब ऑरलैंडो को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उस समय वो लोग खाना खाते रहते हैं। तो ये पहुंचता है, ये गुस्से से पहुंचता है, तलवार वार लेके उनके कैंप में पहुंच जाता, देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं, तो ड्यूक सीनियर क्या कर देते हैं, ऑरलैंडो को
ऑफर कर देते हैं कि आओ तुम भी खाना खाओ। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर प्रोक्लेम्स, कौन सा कैरेक्टर घोषणा करता है, कौन सा कैरेक्टर घोषणा करता है ऑल द वर्ड्स आ स्टेज, कि पूरी दुनिया क्या है, रंगमंच है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं वो केवल क्या हैं, एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, मेयरली मीन्स क्या होता है, केवल। तो ये कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेलनकली जैक्स है वो बोलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ इन एज यू लाइक इट हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब एज यू लाइक इट में क्या कह रहा है यहाँ पे कि एज यू लाइक इट में एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ की शुरुआत में ही कौन गाना गा रहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मीन्स गा रहा था। ओके, नेक्स्ट, when Oliver reports to Duke Frederick that he has been unable to find Orlando, what does Duke Frederick do? जब ऑलिवर ड्यूक फ्रेडरिक को रिपोर्ट करता है, बताता है कि वह ऑरलैंडो को खोजने में असमर्थ है, what does ड्यूक फ्रेडरिक डू, तो फिर ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, चूंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने किसे भेजा था, ऑलिवर को भेजा था, किसको ढूंढने के लिए, ऑरलैंडो को। उसको लग रहा था कि ऑरलैंडो ही मेरी बेटी और उनको लेके गया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उसने क्या किया, ओलिवर को बोला कि जाओगे तुम ढूंढ के लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी मैं खुद ले लूँगा। तब ओलिवर जाता है ढूंढने, लेकिन उसको पाता नहीं, आके फिर कहता है ड्यूक फ्रेडरिक से कि मैं ऑरलैंडो को नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सीज ऑलिवर्स लैंड। वही बात हुई ना कि उन्होंने क्या किया, ऑलिवर के लैंड को सीज कर लिया जब वो ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखा था कि अगर तुमने ऑरलैंडो को ढूंढा नहीं तो मैं तुम्हारी ज़मीन जितनी भी है, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, वो मैं सीज कर लूँगा, ले लूँगा। तो वो ढूंढ नहीं पाता है, तो ये क्या करता है, वो सीज कर देता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, व्हाट डज एंटोनियो फील टुवर्ड्स सेबेस्टियन, जो एंटोनियो था वो सेबेस्टियन के प्रति क्या फील करता था, जो एंटोनियो था वो सेबेस्टियन के प्रति क्या फील करता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्शन, स्नेह, प्यार। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, प्यार। नेक्स्ट, व्हाट डज वियला डू विद द रिंग दैट ओलिविया वांट टू गिव सिजेरियो, वियला रिंग के साथ क्या करती है, अंगूठी के साथ क्या करती है जिसको ओलिविया ने सिजेरियो को, जो अंगूठी ओलिविया सिजेरियो को देना चाहती है, तो वियला उस रिंग के साथ क्या करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिस्ट ओलिविया कीप इट, मतलब वो इंसिस्ट करती है ओलिविया से कि तुम इसे रखो, सिजेरियो मुझे मत दो। क्योंकि वो क्यों नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो खुद एक लड़की है। अब ये चीज़ें ओलिविया को नहीं पता है ना, क्योंकि वो आदमी के रूप में है, सिजेरियो के रूप में है, तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है, तो फिर वो अंगूठी देती है। लेकिन जो वियला है वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो तो जानती है कि मैं अंदर से एक लड़की हूँ, तो वो कहती है कि मैं रिंग नहीं लेती, इसे कीप इट, मतलब रखो, इंसिस्ट करती है। नेक्स्ट, हाउ डज वियला फील अबाउट ओलिवियाज हैविंग फॉलन इन लव विद सिजेरियो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ डज वियला फील अबाउट ओलिविया, मतलब वियला जो है वो ओलिविया के बारे में क्या फील करती है, जब उसको पता चलता है कि ये सिजेरियो से प्यार करती है तो क्या फील करती है, उसको पता चल जाता है कि मुझसे ही प्यार कर रही है, सिजेरियो समझ के ही प्यार कर रही है, मुझसे ही कर रही है, तो वियला क्या फील करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, पीटिंग, बहुत ज़्यादा उसको दया लगने लग जाती है कि कैसे मैं इसको, अब उसको जब पता चलेगा कि मैं एक लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील लगता है, मतलब दया की भावना होती है। नेक्स्ट, व्हाट डज मॉलविलियो वॉर्न विल हैपन इफ सर टॉबी डजंट इम्प्रूव हिज मैनर्स, आगे क्या कह रहा है कि अगर सर टॉबी ने अपने शिष्टाचार में सुधार नहीं किया तो मॉलविलियो ने क्या चेतावनी दी थी, मतलब कह रहा है कि जो सर टॉबी थे उन्होंने अपने मैनर्स में, अपने शिष्टाचार में अगर सुधार नहीं किया तो मॉलविलियो ने कौन सी चेतावनी उनको दी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा, सर टॉबी मस्ट लीव, उनको जाना पड़ेगा छोड़ के। ओके, नेक्स्ट, हु सजेस्ट प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक ऑन मॉलविलियो, किसने, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसने मॉलविलियो पर
एक प्रैक्टिकल जोक करने के लिए खेल रहा था। मतलब क्या कह रहा है कि किसने मालवोलियो पर एक व्यवहारिक मजाक खेलने का सुझाव देता था। किसने दिया था? कौन सुझाव देता है मालवोलियो पर एक व्यवहारिक जोक खेलने का? तो ऐसा कौन, मतलब मालवोलियो के साथ क्या करते हैं लोग, एक जोक खेलते हैं ना, प्रैक्टिकल जोक करते हैं, लेटर वोटर दे देते हैं, ओलिविया के नाम का लेटर दे देते हैं, क्योंकि ये ओलिविया को कहीं ना कहीं पसंद करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके साथ एक मजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं लेटर दे के, कि ये ओलिविया का लेटर है, तुमको ओलिविया ने दिया है, और उस लेटर में क्या क्या लिखा रहता है। तो वो वही काम करता है, उसको भी लग जाता है कि ओलिविया ने दिया है, ओलिविया मैम ये चाहती हैं, तो वो जो जो उसमें लेटर में लिखा रहता है कि तुमको ये पहनोगे तुम अच्छे लगते, तो उसने क्या कर लिया, सब कुछ उसको पहन लिया। तो वही चीज़ कह रहा। तो ऐसा सजेस्ट किसने किया कि चलो मालवोलियो पे एक प्रैक्टिकल जोक किया जाए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, मारिया ने किया था। मारिया भी एक मेड सर्वेंट रहती है ओलिविया की, तो वही बोलती है। नेक्स्ट, when Orsino says that he can tell Cesario Viola is in love, what does Cesario do? जब ऑर्सिनो कहता है कि वह सिजेरियो को बता सकता है कि प्यार में है, तब सिजेरियो क्या करता है? यानी कि वियला क्या करती है जो सिजेरियो के रूप में है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, एग्रीज, मान जाती है। क्या हो जाती है? एग्रीज, मान जाती है, सहमत हो जाती है। नेक्स्ट, What kind of song does Festi sing for Orsino? किस तरह का गीत फेस्टी ऑर्सिनो के लिए गाता है? किस तरह का गीत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, रिलीजियस सॉन्ग गाता है। ओके, हाँ, रिलीजियस सॉन्ग गाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इसमें आंसर दिया रिलीजियस सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, हु स्पाई ऑन मालवोलियो एंड नोज दैट ही इज अप्रोचिंग ओलिवियाज हाउस? मालवोलियो पे कौन नज़र रखता है और जानता है कि वो ओलिविया के घर के नज़दीक आ रहा है? मतलब मालवोलियो पे स्पाइस को, मतलब कौन नज़र रखता है और जानता है कि ओलिविया के घर के नज़दीक आ रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारिया नज़र रखती है। जब जैसे वो आता है वैसे ये लोग क्या करते हैं, अपना जो जोक रहता है खेलना चालू कर देते हैं, जो प्रैंक करना था इन लोगों को। नेक्स्ट, ये लोग देखते रहते हैं कि कहाँ है मालवोलियो, फिर उसके सामने हम लेटर को फेंकेंगे। व्हाट इज़ मालवोलियो डूइंग एज ही वॉक्स डाउन गार्डन पाथ? मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है मालवोलियो जा रहा था कहाँ पे, गार्डन पाथ पे। उसने वो क्या कर रहा था, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ मालवोलियो डूइंग, मालवोलियो क्या कर रहा था जब वो गार्डन पाथ पे गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें ही कर रहा था। जब वो गार्डन पाथ पे वॉक कर रहा था तो वो अपने आप से उस समय क्या कर रहा था, बात कर रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ? अब ये लोग मौका पा गए, देख ही रहे थे कि कब मालवोलियो आ रहा है, वो ओलिविया के घर के नज़दीक आ रहा है। जैसे वो लोग मौका पाए उसके आगे क्या कर दिए, लेटर को फेंक दिए जो ओलिविया के नाम पे था, जो कि झूठ था, एक प्रैंक कर रहे थे। व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ? मालवोलियो ने गार्डन पाथ पे क्या पाया था, मतलब रास्ते में जिस रास्ते पे वो चल रहा था ना अपने आप से बातें करते हुए, उस रास्ते पे वो क्या पाया था? तो लेटर पाया था उसने। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ लेटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द इनिशियल ऑफ द अननोन बिलव्ड? यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द इनिशियल ऑफ अननोन बिलव्ड टू हुम द लेटर इज एड्रेस? क्या कह रहा है कि उस अज्ञात प्रिय, यानी कि उस अननोन बिलव्ड मीन्स क्या होता है, प्रिय या प्रेमिका या प्रेमी को बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, उस अज्ञात प्रिय के संक्षिप्त हस्ताक्षर क्या है? इनिशियल मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त हस्ताक्षर। तो उस अननोन बिलव्ड के संक्षिप्त हस्ताक्षर क्या है जिसे पत्र संबोधित किया गया है? तो जब वहाँ पे मतलब जो लेटर दिया जाता है ना, उस लेटर पे ओलिविया का क्या रहता है, सिग्नेचर। हालांकि ओलिविया ने नहीं किया रहता है, वो यही लोग किए रहते हैं। तो उन्होंने कैसा ना, एब्रीवेशन फॉर्म में सिग्नेचर किया रहता है, मतलब संक्षिप्त में, एब्रीवेशन फॉर्म में। तो वही पूछ रहा है कि क्या है वो जो साइन है एब्रीवेशन वाला, वो क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, MOAI उस पर लिखा रहता है, मतलब कि ओलिविया की साइन है, उसको लोग एब्रीवेशन इनिशियल फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग्स? स्टॉकिंग्स मीन्स क्या होता है, मोजे, मतलब मोजा, जिसको हम जुराब भी बोलते हैं, जुराबे, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग डज द लेटर रिक्वेस्ट दैट द रीडर वियर टू प्रूव द रिटर्न ओलिवियाज लव। अब जब वो लेटर पा जाता है ना तो उसमें लिखा रहता है कि तुम ये चीज़ पहनोगे, ये कपड़े पहनोगे, ऐसे मोजे पहनोगे तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो मौलवी, तुम ये चीज़ पहनो। उस लेटर में ऐसा लिखा रहता है, हालांकि ये सब सही नहीं रहता है। अब ये इतना प्रेम में दीवाना रहता है उसके ओलिविया के, तो ये समझता है कि ओलिविया ने ही भेजा है, बस वो उल्टा सीधा सब उसमें एडवाइस किया रहता है कि ये चीज़ें पहनो, बस इसने क्या कर लिया, सब कुछ पहन लिया और जोकर दिखने लगा। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग दैट द रीडर रिक्वेस्ट दैट द रीडर वियर टू प्रूव द रिटन ओलिवियाज लव। यहाँ पे कह रहा है कि पत्र किस प्रकार के मोजों का अनुरोध करता है, मतलब किस प्रकार के जुराब का अनुरोध करता है पत्र। पाठक ओलिविया के प्यार को, मतलब जो रीडर है वो ओलिविया, जो रीडर है मतलब मार्वेलियो की बात कर रहा है, जो रीडर है वो ओलिविया के प्यार को वापस करने के लिए, साबित करने के लिए पहनता है। अब उसको लग गया कि ओलिविया ने मुझे ये सब बोला है पहनने के लिए, सब उल्टी सीधी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, तो उसको लगता है ओलिविया ने बोला है तो मैं ऑब्वियसली पहनूंगा, मैं अपने प्यार को साबित करूंगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने तो देखो जो कुछ भी बोला मैंने पहन लिया, तुमको अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनूंगा। तो वो पहनता है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है किस प्रकार का स्टॉकिंग्स है, मतलब मोजे हैं, जुराबे हैं, किस टाइप का मोजा पहनने के लिए कहा गया था उस लेटर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, येलो स्टॉकिंग्स, पीले कलर का जो जुराब है वो पहनने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट, हु डज सिजेरियो मीट एंड स्पीक विद फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस। आगे क्या कह रहा है, ओलिविया के घर के बाहर सिजेरियो सबसे पहले किससे मिलता है और बोलता है। ओलिविया के घर के बाहर सिजेरियो सबसे पहले किससे मिलता है और बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, फेस्टी से। क्या हो जाएगा, फेस्टी से। नेक्स्ट, व्हाट डज ओलिविया डू व्हेन सिजेरियो पोलाइटली रिजेक्ट हर मैसेज ऑफ लव। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट डज ओलिविया डू, ओलिविया क्या करती है जब सिजेरियो उसके जो प्यार का संदेश है बहुत ही पोलाइटली क्या कर देता है, सिजेरियो ने मना कर देता है। सिजेरियो कौन, जो वियला ही रहती है। जब ओलिविया उस अपने प्यार का इजहार उससे करती है, उसको लगता है ये सिजेरियो है, ये लड़का है, तो वो क्या कर देती है, अपने प्यार को इजहार कर देती है। तो ये क्या करती है, वियला जो एज ए सिजेरियो बन के है, ये क्या करती है, बहुत ही पोलाइटली उसको रिजेक्ट कर देती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी। उसकी जो मैसेज ऑफ लव है उसको क्या करती है, रिजेक्ट करती है। आगे यहाँ पे पूछा व्हाट डज ओलिविया डू, ओलिविया फिर क्या करती है, उसको एक्सेप्ट इट, मतलब एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो मना कर देती है ना तो ओलिविया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है, तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की जब बात होगी तो अरिस्टोटल है, और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की जब बात होगी तो जॉन ड्राइडन है। तो यहाँ पे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। क्या हो जाएगा हमारा, अरिस्टोटल। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। वही बात हुई, यहाँ पे इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है तो कौन है, जॉन ड्राइडन है। कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है तो अरिस्टोटल है, और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है तो आपका जॉन ड्राइडन है। नेक्स्ट, थोड़ा ब्लर हो गया है, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। हु डिफाइंड द टर्म डीकंस्ट्रक्शन वेरियसली थ्रू आउट हिज करियर। अपने पूरे करियर के दौरान इस टर्म को, मतलब कौन सा टर्म है, डीकंस्ट्रक्शन, इसको डिफाइन किसने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैक्स डेरिडा ने। क्या है, जैक्स डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया है। नेक्स्ट, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज आ 1967 बुक। ऑफ ग्रामेटोलॉजी ये कब आई है, 1967 में एक बुक आई है बाय द फ्रेंच फिलोसफर। एक फ्रेंच फिलोसफर के, वो कौन है, तो फ्रेंच फिलोसफर कौन है, जैक्स डेरिडा है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसकी बुक है, जैक्स डेरिडा की, जो कब आई है 1967 में, 1967 में आई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ द ऑथर। द डेथ ऑफ द ऑथर इज 1967 एस्से बाय द फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थियोरिस्ट। यहाँ पे क्या करा है, ये जो बुक है द डेथ ऑफ द ऑथर, ये कब आया, 1967 में। एक एस्से है ये क्या है, एक एस्से है, और फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक और थियोरिस्ट के द्वारा लिखा गया। तो वो कौन है फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, रोलैंड बार्थेस।
इन्होंने ही लिखा है, इनकी ही एस्से है। नेक्स्ट, हु ओपाइंड क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज। क्लासिसिज्म क्या है? एक स्वास्थ्य है। रोमांटिसिज्म क्या है? एक रोग है। टू कन्वे दैट क्लासिसिज्म इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग आर्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बताने के लिए कि क्लासिसिज्म कला को नियंत्रित करने का साधन है। तो ये किसका मतलब मत है, किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? गौथे का। काफ़ी बार आ चुका है ये चीज़ें, इसको तो रट्टा ही मार लो, ऐसा लग रहा है एग्जाम में भी आएगा, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट, अप्रोच कंपोजिशन विद अ फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स। क्या कह रहा है कि एक केंद्रित विषय के साथ, मतलब अप्रोच कंपोजिशन विद अ फोकस सब्जेक्ट, एक केंद्रित विषय के साथ एक गद्य, मतलब प्रोज मीन्स क्या होता है? गद्य। एक गद्य रचना, डिस्कशन चर्चा, या फिर लंबा व्यवस्थित प्रवचन, मतलब सिस्टमेटिक डिस्कोर्स, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बी, एस्से। उसे क्या कहते हैं? एस्से। मतलब एक केंद्रित विषय के साथ ये क्या होता है? एक गद्य रचना होती है, इस पर चर्चा भी होती है जो कि लंबा भी होता है, और इसमें एक सिस्टमैटिक डिस्कोर्स होता है, मतलब प्रवचन होता है। तो ये सब आपके एस्से के ही बात कर रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बढ़ते हैं आगे। द वर्ड एस्से ड्राइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एस्साई विच मीन्स। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो वर्ड एस्से है, जो निबंध है, ये एस्से है, ये कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड एस्साई से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू ट्राई या टू अटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है टू ट्राई या टू अटेम्प्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी है? राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जिसको किसने लिखा है? निकोलस उडाल ने लिखा है। किसने लिखा है? निकोलस उडाल। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉमेडी किसने लिखा है? राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है? राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जिसको लिखा किसने? निकोलस उडाल ने लिखा है, याद रख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर वाज प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट, कब हुआ था पहली बार परफॉर्म्ड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, 1553 में। कब है? 1553 में। नेक्स्ट, हु पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। किसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को क्या किया है? पॉपुलराइज्ड किया, फेमस किया है। बाय राइटिंग द पॉपुलर सटारिक प्लेज, ये पॉपुलर सटारिक प्लेज को लिखकर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अब पॉपुलर सटारिक प्लेस कौन सा है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये कब आया है? 1598 में आया है। वॉलपोन का सब टाइटल क्या है? और द फॉक्स, मतलब वॉलपोन और द फॉक्स, ये कब आया? 1606 में आया है। द एल्केमिस्ट 1610 में आया, एंड द बार्थलोम्यू फेयर, ये कब आया? 1614 में आया। तो ये सब वर्क किसका है और किसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलराइज किया है? ये सारे वर्क लिख के, ये सारे पॉपुलर सटारिक प्लेज हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, वॉलपोन और द फॉक्स 1606 में, एल्केमिस्ट 1610 में, और बार्थलोम्यू फेयर 1614 में। तो ये सब किसका है? तो ऑब्वियसली किसका है? बेन जॉनसन का। ये सारे वर्क बेन जॉनसन के हैं और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इन्होंने ही पॉपुलराइज्ड किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। ग्रामर का पहला ही क्वेश्चन गलत दे दिया है इसमें, इस बुक में। यहाँ पे पूछ रहा है फॉलोइंग प्रोनाउंस माई, अवर, योर, हर, दियर, आर कॉल्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? पहली बात तो ये प्रोनाउन है नहीं, पहली बात तो ये पूछा है कि प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस आपके हैं नहीं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट पजेसिव, ये सारे ही गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूछ रहा है माई, अवर, योर, हर, दियर, ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका माई है, माई, अवर, योर, आई का पजेसिव क्या हो गया? माई। यू का पजेसिव क्या है? योर। वी का पजेसिव क्या है? अवर है। ही का पजेसिव क्या है? हिज है। शी का पजेसिव क्या है? हर है। और इट का पजेसिव क्या है? इट्स है। तो ये सारे जो पजेसिव है ना, ये प्रोनाउन की लिस्ट में नहीं आते। प्रोनाउन ने क्या कर दिया? इसको अपने लिस्ट से बाहर कर दिया। ये जो आपके माई, अवर, योर, हर,
ये अब पहले थे ये प्रोनाउन की लिस्ट में, पहले प्रोनाउन माने जाते थे, बट प्रोनाउन ने क्या कर दिया, इसको अपने लिस्ट से बाहर करके एडजेक्टिव को दे दिया। तो अब ये क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। क्यों एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन की जगह पे नहीं आते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं। तो नाउन से पहले आने वाला या तो आर्टिकल होता है या तो एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे गलत ही पूछा था, यहाँ पे कहीं भी एडजेक्टिव नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है, पूरा सही है, ये क्वेश्चन गलत है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये माई, अवर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अच्छा, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, उसको भी जान लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन पूछा तो है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। माई का क्या हो जाएगा, माइंड, माइंड। अवर का क्या हो जाएगा, अवर्स। योर का क्या हो जाएगा, योर्स। हर का क्या हो जाएगा, हर्स। हिज का तो हिज ही रहता है, उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। इट्स का इट्स ही होता है। और आपका कुछ बचा है, दियर बचा है, दियर का क्या हो जाएगा, दियर्स। ये सारी चीज़ें, तो ये सब आपके क्या है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं, ना कि ये। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करके आ जाता है, नाउन की जगह पे आ सकता है। लेकिन क्या ये सब आते हैं नाउन की जगह पे, ये सब नाउन से पहले आते हैं, तो इसलिए ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। और ये सारे जो हर्स हो गया, माइन हो गया, हिज हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, दियर्स हो गया, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आना चाहिए था। आई डोंट नो ये गलत क्यों, हो सकता है गलत ही है, लेकिन यहाँ पे आपका ये पूछ रहा, तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ओके, अब पजेसिव प्रोनाउन मैंने बता दिया, माई का माइन होगा, अवर का अवर्स होगा, योर का योर्स होगा, हर का हर्स होगा, दियर का दियर्स होगा, वो सारे आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके 100% गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ लिया माई का, तो ये ऑलरेडी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसमें कहीं दिया ही नहीं है, सारा कुछ प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईच अदर, जो आपका ईच अदर है, एक बात याद रखिएगा, ईच अदर वन अनदर क्या होता है, ईच अदर क्या होता है, ईच अदर हम दो व्यक्तियों या दो चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जब बात दो चीज़ों की होगी, दो, जैसे वे आपस में झगड़ा करते हैं, जैसे वे दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, दोनों की बात आ गई ना, दो लोग की बात आ गई, तो यहाँ पे ईच अदर आ जाएगा। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यहाँ पे ईच अदर है, क्योंकि दो लोग की बात कर रहा है। तो ईच अदर आपका क्या करता है, ये दो लोग की बात करता है, दो पीपल, दो पर्सन, या फिर दो वस्तुओं की बात करता है। लेकिन वन अनदर क्या होता है, ये मोर देन टू होता है, मतलब दो से अधिक व्यक्तियों और दो से अधिक वस्तुओं की बात करता है। ठीक है, तो जैसे वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आपस में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, क्लैरिफाई नहीं किया है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, दो से अधिक भी लोग होंगे, तो वहाँ पे एन अनदर आ जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि ईच अदर इज़ यूज फॉर टू पीपल और थिंग। जो ईच अदर है वो दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए आता है, लेकिन वेयर इज़ वन अदर इज़ यूज फॉर, वहीं पे वन अनदर किसके लिए यूज होता है, तो अभी हमने पढ़ा मोर देन टू के लिए यूज होता है। तो इसको लिख लीजिएगा एक जगह पे, ईच अदर दो व्यक्तियों, दो पर्सन, दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के लिए आता है, और वन अनदर मोर देन टू आता है। ईच अदर ओनली टू, वन अनदर मोर देन टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन, यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमतौर पर यूज किए जाते हैं कब, जब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज टॉकिंग टू वन सेल्फ, जब सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा हो, नहीं, जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है तो जानते हो कौन सा प्रोनाउन आता है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं उसको। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होता है सब्जेक्ट की तरह, तो यही आपका सही हो गया। जब आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम रहता है सब्जेक्ट की तरह, वही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते कैसे, आप लोग पहचानेंगे कैसे, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक सेम ही दोनों रहते हैं, दोनों का एग्जाम्पल सेम ही है, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारे हैं ना, रिफ्लेक्सिव एम्पैथेटिक दोनों हैं। एम्पैथेटिक क्या होता है, जोर देना, एम्फेसाइज करना। तो रिफ्लेक्सिव कब आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के बाद आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, या तो कोई प्रीपोजिशन के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं।
तो ये हो गया पहचानने का तरीका। सेंटेंस में अगर आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेथेटिक प्रोनाउन, दो सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में इम्पेथेटिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है, तो आप कैसे पहचानेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्पेथेटिक। तो यही है कि वर्ब के बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तुरंत पता कर लीजिएगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है और प्रेपोजिशन के बाद आता है। इम्पेथेटिक कहाँ आता है उसको भी देख लेते हैं। इम्पेथेटिक क्या कर रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज टॉकिंग टू वन सेल्फ, जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका इम्पेथेटिक प्रोनाउन आता है। जैसे लिख दिया हमने आई माई सेल्फ, आगे फिर अपना वो वर्ब ऑब्जेक्ट आता रहेगा। आई माई सेल्फ तुरंत आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, किसी कोई भी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है ये इम्पैथेटिक प्रोनाउन, मतलब जो खुद जोर दे रहा हो सब्जेक्ट पे, तो यही हमारा इम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वॉट इज यूज्ड एज, मतलब वॉट का यूज हम कैसे करते हैं, वॉट का यूज हम कैसे करते हैं, किस रूप में यूज किया जाता है वॉट का। तो पहला देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी अबाउट द आइडेंटिटी, नेचर और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर। मतलब जो इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन होता है वो क्या करता है, आइडेंटिटी के बारे में, नेचर के बारे में, ऑब्जेक्ट की वैल्यू या मैटर के बारे में बताता है। ठीक है, सही है। दूसरा कह रहा है इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन इंक्वायरी अबाउट द कैरेक्टर, नेचर, ऑक्यूपेशन, पोजिशंस और रोल ऑफ अ पर्सन। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन जो इंक्वायरी करता है वो कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में, ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है, व्यवसाय या पेशा, ऑक्यूपेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में, या रोल ऑफ अ पर्सन के रोल के बारे में बात करता है। सही है। तीसरा क्या कह रहा है, रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये एक नॉन लिविंग चीज़ों को रेफर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों ही यहाँ पे सॉरी, ये चारों ही हमारे यहाँ पे सही है। आगे कह रहा है डिफाइनिंग क्लॉज, क्लॉज को डिफाइन करना है। यहाँ पे हमको क्लॉज को डिफाइन कर। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वही हमारा क्लॉज हो गया। बस छोटा होता है, सेंटेंस को ही क्लॉज कहते हैं और क्लॉज को ही सेंटेंस कहते हैं। बस इतना याद रखिए, क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया ना, वो आपका क्लॉज हो गया, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लॉज को डिफाइन करो। गिव्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन क्वेश्चन। क्लॉज क्या करता है, क्लॉज करता है कि क्वेश्चन में नाउन के बारे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन द एंटेसिडेंट, ये क्या कर रहा है, एंटेसिडेंट का जो रेस्ट्रिक्ट लिमिट है उसको डिफाइन करता है। तीसरा क्या कह रहा है, इफ़ यू कट आउट द डिफाइनिंग क्लॉज, अगर तुमने डिफाइनिंग क्लॉज को कट कर दिया, द सेंटेंसेस मीनिंग इज फंडामेंटली डिफरेंट एंड इनकम्प्लीट, जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट और इनकम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गए हैं, डायरेक्शन दे रहा है, एक मिनट, डायरेक्शन कर रहा है 87 से 91 के बीच में क्या करना है, सूटेबल कलेक्टिव नाउन को फिल करना है हमको। ये जो सेंटेंस है नीचे, इसमें हम 87 से 91 क्वेश्चन है जो आपका सूटेबल क्या भरना है, कलेक्टिव नाउन भरना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। कह रहा है अ डैश ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन है ना, तो बंच। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंच, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। सेकंड क्या कह रहा है, अ डैश ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो स्टार्स के तारे को हम गैलेक्सी भी कहते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, या क्लस्टर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, गैलेक्सी और क्लस्टर, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स या फिर अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी दोनों सही हो जाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ स्वाइन, तो यहाँ पे मतलब स्वाइन के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ड। स्वाइन के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ हर्ड ऑफ स्वाइन। आगे यहीं पे देख लेते हैं, अ डैश ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के झुंड को क्या कहते हैं, रॉबर्स मीन्स क्या होता है, डाकू, तो डाकुओं के झुंड को क्या कहते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ शिप्स, जहाज के
मतलब बेड़े को क्या कहते हैं, तो फ्लीट ऑफ शिप मतलब जहाज़ों का बेड़ा। अब फ्लीट, यहाँ पे फ्लीट लगाएंगे, फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाज़ों का बेड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन दिया है 92 से 96, 92 से 96 तक। चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर पूछ लिया। अब यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर कौन सा उसमें इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ लिया है। तो देख लेते हैं इसको। पहला मस्कुलिन, और एक तरफ मस्कुलिन एक तरफ फेमिनाइन है। पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन, तो एडॉप्टेड सन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, एडॉप्टेड डॉटर, सही है। दूसरा कह रहा है बियर, बियर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, शी बियर बोलेंगे, भी सही है। तीसरा कह रहा है बेगर मैन, बेगर मैन का बेगर वुमेन, सही है। चौथा कह रहा है बेली गोट, बेली गोट का मेली गोट होता है, नहीं, नैनी गोट होता है, मेली गोट नहीं होता है। ये यही गलत है आपका, डी गलत है, बाकी सब सही है, यही गलत है। तो मेली गोट बोला जाएगा, बेली गोट का, बेली गोट आपका मस्कुलिन जेंडर है, तो बेली गोट का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, नैनी गोट, NANNY, NANNY, नैनी गोट, मिली गोट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो डी हो जाएगा। बेली गोट का नैनी गोट होगा, मिली गोट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मस्कुलिन और फेमिनाइन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोटमैन, बोटमैन का क्या दे दिया है, बोट गर्ल दे दिया। अच्छा, आगे देख लेते हैं। पहले बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड होगा फेमिनाइन, आपका सी का क्या है, बुल काफ का क्या हो जाएगा, काउ काफ, सही है। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, ये सही है। तो गलत कहाँ इसमें, पहले में ही गलत है, यहाँ पे बाकी सब सही है, यही गलत है, मतलब हमारा आंसर तो यही होगा। बोटमैन का क्या हो जाएगा, बोट वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोट वुमेन, बोट गर्ल नहीं होगा। ओके, बोट वुमेन हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, उसी में गलती थी। नेक्स्ट, मस्कुलिन फॉर्म फेमिनाइन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है बक रैबिट, बक रैबिट का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, डो रैबिट, सही है। तीसरा क्या कह रहा है, डायरी मैन, डायरी मैन का क्या हो जाएगा, डायरी मेड, ये भी सही है। इंग्लिश मैन का इंग्लिश वुमेन, ये भी सही है इसका फेमिनाइन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉक स्पैरो, आगे कह रहा है कॉक स्पैरो, तो कॉक स्पैरो का डक स्पैरो होगा, नहीं, क्या होगा, यही गलत है आपका, बी ही गलत है। तो डक स्पैरो नहीं होगा, हैन स्पैरो होगा। कॉक स्पैरो का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, हैन स्पैरो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, कॉक स्पैरो का आपका हैन स्पैरो होगा। ओके, नेक्स्ट, आगे कह रहा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, यहाँ पे भी है, इसमें भी हमको बताना है। फिशरमैन, फिशरमैन का फिशर वुमेन या फिश वाइफ, सही है। गॉड फादर, गॉड फादर का गॉड मदर होगा, गॉडली नहीं होगा, यही हमारा गलत है। बाकी सब सही। ही केमल का शी केमल, ये भी सही है। ही कंगारू का शी कंगारू, फेमिनाइन जेंडर, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन इनकरेक्ट है, तो बी आपका इनकरेक्ट है। गॉड फादर का क्या हो जाएगा, गॉड मदर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे भी पूछा है मस्कुलिन और फेमिनाइन का। तो प्रायर, प्रायर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, प्रायरस। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिटस। शेफर्ड का क्या हो जाएगा, शेफर्डेस, सही है। और विस्काउंट, विस्काउंट का क्या हो जाएगा, विस्काउंटी नहीं होगा, यही गलत है आपका। तो विस्काउंट का क्या हो जाएगा, विस्काउंटेस हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग में लिख दे रही हूँ, VISCOUNTESS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे विस्काउंट है ना, डबल ई की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ESS हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे गलती थी, एक मिनट, तो गलती कहाँ थी, डी में ही गलती थी, यहाँ पे विस्काउंटेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, 97 से 100 तक फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। यहाँ पे कह रहा है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमको बताना है, कौन सा सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, देख लेते हैं। अभी कल हम थोड़ा सा ग्रामर में किए थे ये चीज़ें, देख लेते हैं इसको पहले। मैन ऑफ वॉर का प्लूरल क्या हो जाएगा, अब मैन को ही हम क्या बना देंगे,
प्लूरल बनाएंगे, ऑफ वार को तो बना, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है वो तो बनेगा नहीं, तो मैन का ही प्लूरल क्या बन जाएगा, मेन ऑफ वार, यहाँ पे मेन बन जाएगा, ये सही है। वॉशर मैन, मैन क्या है, एक नाउन है, वॉशर क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का तो हम प्लूरल बनाएंगे नहीं, मैन का ही बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या बना देंगे, वॉशर मैन, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन। आगे कह रहा है किंग्स मैन, तो किंग्स मैन हो जाएगा। आगे कह रहा है वुमेन डॉक्टर, वीमेन, यहीं पे गलती हो गई। अभी हमने कल पढ़ा था ग्रामर में कि ये आपके कंपाउंड नाउन है, जब दो नाउन एक साथ आते हैं, ये दोनों नाउन है और उसका प्रोफेशन भी साथ में दिया रहता है, वीमेन और डॉक्टर उसका प्रोफेशन दिया है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे इसको प्लूरल तो दिया लेकिन डॉक्टर में प्लूरल नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीमेन डॉक्टर्स, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। ओके, अगर आपने ग्रामर की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके देख लीजिए, यही क्वेश्चन था जो हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसी में गलती थी, यहाँ पे दोनों को हमको प्लूरल बनाना है, जब भी कभी दो नाउन एक साथ आते हैं उसका प्रोफेशन भी साथ में आता है, तो हमको दोनों बनाना है। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है ब्रदर, ब्रदरेन, अब यहाँ पे सिंगुलर बनाना है, यहाँ पे कह रहा है ब्रदर, ब्रदरेन, सही है ये। ब्रदर का हम प्लूरल बनाएंगे ब्रदरेन या तो ब्रदर्स, सही है। चाइल्ड का हम प्लूरल बनाएंगे चिल्ड्रन, सही है। ऑक्स का ऑक्सन, सही है। यहाँ पे क्या है, टर्कोमैन, टर्कोमैन का टर्कोमेन नहीं होगा, ये गलत है, मेन नहीं होगा, बस क्या कर देना है हमको, MANS कर देना है, इसी में S जोड़ देना है, तो इसी का प्लूरल बन जाएगा टर्कोमेन। यहाँ पे ये पूरा तरह से चेंज कर दिया था, तो यही आपका गलत है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे S जोड़ देना है, टर्कोमैन्स। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे भी करना है, तो देख लेते हैं। सन इन लॉ का, सन इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, तो ऐसा जब भी आ जाए तो किसको अब अगर बनाया जाए कि प्लूरल बनाना, तो किसमें, सन को बनाओगे, लॉज में लॉज नहीं कर दोगे, तो सन को ही हमको प्लूरल बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है सन्स इन लॉज, ये सही है। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, थ्रिफ्ट नाउन है, तो इसी को हम बनाएंगे थ्रिफ्ट्स कर देंगे, ये भी सही है। स्टेप डॉटर, तो स्टेप तो आपका एडजेक्टिव है, डॉटर आपका नाउन है, तो नाउन को ही हम प्लूरल बनाएंगे, स्टेप डॉटर्स, ये तीनों सही। तो गलत क्या है, पहला ही गलत है यहाँ पे, तो आंसर इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला ही सही होगा। पोएट लॉरियाट का पोएट्स लॉरियाट नहीं होता है, तो क्या होता है यहाँ पे पोएट लॉरियाट होता है, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, दोनों में नहीं लगेगा, सिर्फ एक में ही एस लगेगा, सिर्फ लॉरियाट्स में लगेगा, पोएट में नहीं। हम पोएट्स लॉरियाट नहीं बोलते हैं, हम पोएट लॉरियाट बोलते हैं, लेकिन जब उसका सिंगुलर प्लूरल बनाना रहेगा तो लॉरियाट में बस हमको एस लगाना है, जैसे यहाँ पे लगा था, लेकिन इसमें पोएट्स में भी लगा दिया था, इसलिए गलती हो गई थी, तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट, पहला ही आंसर सही है। आगे कह रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल यहाँ पे भी बनाना है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉज। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, पासर बाई, पासर बाई, यहाँ पे पासर क्या नाउन है, तो पासर में ही हमको प्लूरल बनाना, बाई तो प्रेपोजिशन, उसमें एस लगेगा नहीं, उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो ये सही है, पासर्स बाई। पिक पर्स, तो पिक आपका एडजेक्टिव है, पर्स आपका नाउन है, इसका बन सकता है, ये भी सही है। पिक पॉकेट, ये भी सही है, पिक पॉकेट्स। तो गलत क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि मदर इन लॉज ये आपका कंपाउंड नाउन है, जब भी इस टाइप का मदर इन लॉज आए, मदर इन लॉ आए, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो हमको उसको प्लूरल किस में बनाएंगे, मदर में ही बनाएंगे या सिस्टर में, पहले वाले में बनाएंगे, लॉज में हम यस नहीं लगाएंगे, तो गलत आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉज में एस लग गया है, इसलिए गलती है, बस मदर्स इन लॉ होना चाहिए, लॉज नहीं होना चाहिए, तो पहला ही हमारा गलत था। ओके, नेक्स्ट, वॉट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। यहाँ पे जो वर्ड है पोलाइट, इसका सुटेबल प्रीफिक्स क्या होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, इम्पोलाइट। क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट। आगे देखते हैं, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी का वर्ब फॉर्म क्या होगा, तो किसी के लास्ट में अगर ATE आ जाता है ना, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है, तो देखते हैं किस में वर्ब AT आया है, इसी में आया है, तो यही हमारा हो गया नेसेसिएट, तो नेसेसिटी का नेसेसिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हो गया, आगे चलते हैं। आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट, सॉरी, आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट डैश हिज वर्क, तो यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। आई फाउंड हिम नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ लग जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अ गुड जज नेवर जम्प्स
टू द कंक्लूजन। एक गुड जज जो होता है वो कभी जंप नहीं करता निष्कर्ष पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू। टू हो जाएगा यहाँ पे, टू कंक्लूजन। नेक्स्ट, ही शूक मी डैश द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विद माई कोट। तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ही शूक मी विद, क्या हो जाएगा, ही शूक मी विद द लैंड एंड सॉरी हैंड एंड हेल्प हिम ऑफ विद माई कोट। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वर्न। तो वियर आउट मीन्स क्या होता है, थकाना। वियर आउट मीन्स क्या होता है, थकाना। तो वियर आउट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है वॉर्न, थर्ड फॉर्म, और आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉर्न। तो वॉर्न आउट हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शेड डैश एज सुन एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे अपना बी, ओ डबल एफ। नेक्स्ट, आगे कह रहा है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऑफिस जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक ऑफिस जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता तो उसे बोलते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स क्या होता है, अवैतनिक। क्या होता है, अवैतनिक, सॉरी अवैतनिक। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इफेक्ट और कैंसिल्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता तो उसे क्या कहते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है, अमिट, मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है इसका मतलब इस मत लेते हैं, एनेक्सरेबल। एनेक्सरेबल मीन्स क्या होता है, कठोर, कठोर होता है। इनएक्सप्लिकेबल इसका मतलब होता है अकथनीय, अकथनीय। और यहाँ पे इनफैलिबल मीन्स क्या होता है, इनफैलिबल मीन्स क्या होता है, अचूक, जिससे गलतियाँ नहीं होती है, जिससे गलतियाँ होती ही नहीं है उसे बोलते हैं इनफैलिबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या था, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता उसे इंडेलिबल बोलते हैं, मतलब अमिट, वो अमिट है। यहीं पे इसको भी देख लेते हैं, अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रेड। एक हैंड राइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सी, इलेजिबल। उसे क्या बोलते हैं हम, इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स क्या होता है, अपठनीय, अस्पष्ट या अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ओके, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, ये तो आई से आया है, ILLEGIBLE। इलेजिबल मीन्स क्या होता है, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। और जब आपका ई से आ रहा हो, ये जो है ना ए, ये जो ए है, ई है, ELIGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स क्या होता है, योग। कहते हैं ना हम इसके एलिजिबल नहीं है क्या, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्या, बोलते हैं ना। तो ये आपका ये वाला एलिजिबल हो गया। और ये वाला आई से जो चीज़ स्टार्ट होती है, ILL, तो उसका मतलब होता है अपठनीय। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका पैसेज दिया है, यहाँ से 111 से 119 तक आपका पैसेज दिया है। इसको अच्छे से केयरफुली आप लोग पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एक मिनट, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लेंदी ये है पैसेज। काफ़ी लेंदी पैसेज है।
चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। काफ़ी लेंदी पैसेज था। यहाँ पे क्या करा, इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दोज हु कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। दे ट्राई टू कंट्रोल ऑल द डिफरेंट सोशल सब सिस्टम्स। नेक्स्ट आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार द सोशल ग्रुप इन द पावर हैव मैनिपुलेटेड एंड द एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर स्पेशल स्टेटस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार द इंडियन सोशल सिस्टम इज रेसिस्टेंट टू द मेजर चेंजेस बिकॉज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। इट कैन एब्जॉर्ब सोशल चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई टू द मेजॉरिटी ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स बिकम ड्रॉप आउट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। द सिस्टम इज सो मैनिपुलेटेड दैट दे कैन नॉट बी यूटिलाइज इज मीनिंगफुली। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही पैसेज से ही क्वेश्चन आया है, ये पैसेज से ही क्वेश्चन है क्योंकि पैसेज के कहाँ से कहाँ तक था, 111 से 119 तक, ये पैसेज का ही क्वेश्चन है। कह रहा द वुल्फ एंड द लैम्प वेंट इनटू द फॉरेस्ट बट ओनली द फॉर्मर रिटर्न। फॉर्मर इन द अबव सेंटेंस में यहाँ पे फॉर्मर का पूछ रहा है कि फॉर्मर मतलब क्या होता है। द वुल्फ और जो वुल्फ और लैम्प थे वो फॉरेस्ट में चले गए थे लेकिन ओनली द फॉर्मर रिटर्न, वापस आ गए थे। तो फॉर्मर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। यहाँ पे एक मिनट, फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पहले, और लेटर मीन्स क्या होता है, पहले वाला। फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पहले वाला। लेटर मीन्स क्या होता है, बाद वाला। तो यहाँ पे फॉर्मर का पूछा है कि फॉर्मर का मीनिंग क्या है, फॉर्मर में कौन आया था वापस, सबसे पहले कौन आया था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वुल्फ। यही आया था, यही सबसे पहले वापस आया था। फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पहले। नेक्स्ट Am I responsible for your failures? Asked Mr. Sin. Mr. Sin suggested that. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। He was not responsible. ये पैरा में होगा, He was not responsible. Next. An Englishman killed his mother for trying to save an Indian's life. The person trying to save the Indian's life. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, A. Was an English woman. Next, more serious from parents' point of view than the increasing expenditure on children's educating in finding a good school, the more serious thing is. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, children's educations. Next, ये सब पैसे से क्वेश्चन चल रहा है अभी। When the father came home, he found that the children who had been left alone had behaved quite well while he was away. The man who came home was, मतलब जो आदमी वो घर वापस आया था क्या था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी। फादर ऑफ चिल्ड्रन। जो आदमी घर वापस आया था वो कौन था, फादर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, 120 से 125 फाइंड द इनकरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया आपका। आप लोग अपना नोट और पेन जो नोटबुक है और पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। यहाँ पे पूछ लिया है वन वर्ड से, यहाँ से वन वर्ड से क्वेश्चन आ गए हैं 120 से 125। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज। क्या कह रहा है कि नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, मिसफॉर्चून मतलब तबाही आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकृति के द्वारा। जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो प्रकृति के द्वारा जो तबाही आती है उसे क्या बोलते हैं, कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स क्या होता है, आपदा, मुसीबत, परेशानी। दूसरा क्या है, मर्डरिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या को क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है, मर्डरिंग ऑफ टायरेंट, तो क्या बोलते हैं, टायरेनिसाइड। तो गलत क्या है, डी वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग, बगल में ही है लेकिन टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका गलत है, एडजेसेंट हो जाएगा, यही आपका गलत है। यहाँ पे हमारा डी ही गलत है, यहाँ पे एडजेसेंट हो जाएगा, A D
JACENT, एडजेसेंट। यहाँ पे ई दिया है, ई नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, पास या सटा हुआ। क्या होता है, पास या सटा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, वन हु बिलीव दैट गॉड एंड यूनिवर्स आर द सेम। वह जो विश्वास रखता हो कि गॉड और यूनिवर्स सेम है, उसे क्या कहते हैं, पैंथिस्ट। सही है। दूसरा कह रहा है, वन हु बिलीव दैट द एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। दूसरा कह रहा है कि वह जो बिलीव करता है कि सब कुछ पहले से तय है, उसे क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। ये भी आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है, वन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। तीसरा कह रहा है कि जो प्लेजर है वो चीफ गुड है, उसे क्या मतलब जो बिलीव करता हो कि प्लेजर क्या एक चीफ गुड है, तो उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है, डी का देखते हैं, वन हु बंक्स द क्लासेस। जो क्लासेस को बंक करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रूएंट बोलते हैं। यहाँ पे गलत दिया है, ट्रूएंटम दिया है, तो यही आपका गलत हो गया। उसे क्या बोलते हैं, ट्रूएंट बोलते हैं। एक मिनट, यही हमारा गलत है, तो क्या बोलते हैं, ट्रूएंट। ओके, जो क्लासेस को बंक करता है उसे ट्रूएंट बोलते हैं, तो यही गलत था हमारा। नेक्स्ट 122 का क्या है, वन हु बिट्रे वन, जो धोखा देता है उसे ट्रेटर बोलते हैं, भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स हर्बिक्यूस प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स होना चाहिए, जो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह खाता है वो प्लांट्स का, उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं, भी सही है। वन हु स्टील्स अदर्स आइडियाज़ एंड वर्ड्स। वो जो दूसरों के आइडियाज़ और वर्ड्स को चुरा लेता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेगरिस्ट, साहित्यिक चोर। और डी क्या कह रहा है, वन हु कैन इजिली बी डिसीव, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता हो उसे गलीबल बोलते हैं, मलीबल नहीं बोलते। यहाँ पे यही गलत है हमारा, डी ही गलत है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 122 में हमारा गलत क्या है, डी गलत है। वन हु कैन इजिली बी डिसीव, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, गलीबल। GULLIBLE, गलीबल, जिसको आसानी से हम धोखा दे देते हैं, बहुत अच्छी से आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। नेक्स्ट, तो वहाँ पे गलत क्या था, डी ही गलत था। अगला देखते हैं 123 का, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ये भी सही है। लास्ट ईयर आया भी था ये क्वेश्चन आपका। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे इनकॉरिजिबल बोलते हैं। दूसरा कह रहा है, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोलता है उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं, द्विभाषी। एंड वन हु कैन यूज़ ईदर ऑफ हिज हैंड्स एंड ईजी, वह जो दोनों हाथों से दोनों हाथों का यूज बहुत आसानी से कर लेता है उसे एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ये भी सही है। तो आगे क्या कह रहा है, वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ वीमेन, तो ये इफिमिनेट नहीं होगा, फेमिनिस्ट होगा। वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ वीमेन, तो यहाँ पे गलती हमारी डी में ही हो जाएगी। 123 में गलती इसी में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, पहला है, वन हु क्लेम्स टू बी स्किल्ड इन मेडिसिन बट ही हैज़ नॉट क्वाइट, मतलब वो जो क्लेम करता हो कि उसे मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, बहुत स्किल है वो, बट ही इज़ नॉट, लेकिन वो ऐसा है नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, क्वैक, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वन हु कलेक्ट क्वाइन, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ये भी सही है। वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज एंड कंसिडर्ड स्टूपिड, वह जो विलेज से, वो जो गाँव से वापस आता हो और स्टूपिड माना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यही गलत है हमारा, तीसरा ही। डी भी देख लेते हैं, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, जिसे लिटरेचर नहीं आता उसे फिलिस्टाइन बोलते हैं, अशिक्षित, ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है, ये भी सही है। तो गलत क्या हमारा, सी। एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा गलत क्या है, वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज, जो विलेज से आता है और उसे स्टूपिड माना जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बम्पकिन बोलते हैं। लम्पकिन दिया है लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोलना है, बम्पकिन, BUMPKIN, बम्पकिन बोलते हैं, जो विलेज से वापस आता है और जिसे स्टूपिड माना जाता है उसे बम्पकिन बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, 125 का देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट समथिंग सैक्रेड और हॉली, मतलब जो पवित्र चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है,
मतलब उल्लंघन करता रहता है, जो पवित्र चीज़ों की, जो रिलीजियस चीज़ों की, पवित्र चीज़ों की उल्लंघन करता है उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। सही है ये। दूसरा कह रहा है वन हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए लड़ता है उसे मर्सिनरी बोलते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वन हु फॉर शेक रिलीजन, जो मतलब जो फॉर शेक रिलीजन करता है उसे क्या बोलते हैं, यही गलत हमारा सी। चौथा भी देख लेते हैं, वन हु हैज़ मेनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारी टैलेंट है, मेनी टैलेंट, उसे वर्सटाइल बोलता है, ये भी सही है। डी भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है आपका सी। एक मिनट, यहाँ पे आपका सी में गलत है। वन हु फॉरसेक रिलीजन उसे क्या बोलते हैं, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, रेनिजेड बोलते हैं, RENEZADE। ठीक है, वन हु फॉरसेक रिलीजन, तो इसका क्या हो जाएगा, रेनिजेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे 125 क्वेश्चन, और आपने कितने अटैम्प्ट किए, इसमें कितने कर पा रहे हो आप, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और वीडियो बनाने की। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।